Welcome dear student, my name is Ravindra Kumar. Today I will discuss a part of thermodynamics in which we have seen that the last lecture gives phase rule. So we have some example, we create some example how to calculate degree of freedom in by the Gibbs phase rule. So we take a first example is water and water vapor. बच्चों अगर मैं वाटर और वाटर वेपर लेता हूँ ओके, और इसमें एक कंटेनर लेता हूँ, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसमें वाटर है, और इस वाटर को अगर हीट करता हूँ, इस वाटर को अगर मैं हीट करता हूँ तो एक वेपर जनरेट होगा जिसे बोलते हैं वाटर वेपर, ओके। तो इस केस में हमें क्या पता करना है, गिब्स फेज रूल ये कहता है P प्लस एच इक्वल टू सी प्लस टू, ठीक है। P क्या है आपका, नंबर ऑफ फेजेज हैं, P क्या बेटा, नंबर ऑफ फेजेज है, F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, C क्या है, नंबर ऑफ कंपोजिशन है, आपके कितने कंपोजिशंस हैं ये इंडिकेट करता है। तो इसमें आप देखते हैं वाटर और वाटर वेपर में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से क्वेश्चन ये आता है कि वाटर और वाटर वेपर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, निकालने के लिए पूछ देता है। तो वाटर वेपर में देखते हैं तो फेज कितने हैं, ठीक है, फेज कितने हैं आपके, फेज आपके हैं, ठीक है, दो, एक क्या लिक्विड है, एक क्या है वेपर, एक लिक्विड है एक वेपर है, तो फेज कितने हो गए आपके, दो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है तो कंपोजिशन कितने हो गए, क्यों, कंपोजिशन आपके कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाटर ही था, वाटर का वेपर बना है तो वाटर ही तो है, ठीक है। इसमें आप कोई कंपोजिशन क्या है, सिर्फ वाटर ही है, ओनली वन कंपोजिशन है, क्या है, ओनली वन कंपोजिशन है, ठीक है। वाटर ही तो वाटर वेपर बना, वाटर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसको वेपर बन रहा है, तो क्या हो गया, वाटर ही तो वाटर वेपर बना। जब वाटर ही वाटर वेपर बना इसका मतलब कंपोजिशन उसका क्या है, वाटर ही था, लिक्विड से वेपर बना है, तो फेज सिर्फ दो हो गया, कंपोजिशन आपका क्या आ गया, सिर्फ एक हो गया कंपोजिशन, ओके। इस फार्मूले में रखते हैं हम, तो P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, ओके, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, फेज की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना है, कंपोजिशन कितने रखते हैं, कंपोजिशन आपको कौन रखते हैं, ठीक है, और क्या निकालते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम, आपको गिब्स फेज रूल से आपको फार्मूला पता है, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, तो आप क्या देखोगे, कि आपका फेज कितने हैं, यही तो वाटर था जो वेपर बना, इसका फेज कितना हो गया, 2, ठीक है, एक लिक्विड और एक वेपर, ये तो 2 फेज हो गए। कंपोजिशन सिर्फ वाटर था, वाटर ही क्या वेपर बना, इसमें फार्मूले से क्या किया हम लोग, कैलकुलेट किए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ N2 एंड A2, देखो इसमें 2 कंपोजिशन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2 कंपोजिशन दे रखे हैं। अगर हम गिब्स फेज रूल से बात करें, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है, ठीक है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, ठीक है, N2 प्लस O2 का, N2 प्लस O2 का मिक्सचर है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, और बेसिकली क्या है, ये एयर है, क्या है, ये एयर है, क्या है, ये एयर है। तो हम फेज देखते हैं, इसमें फेज आपका क्या है, सिर्फ एयर है, तो इस तरह से फेज आपका क्या हो गया, फेज आपका 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका एयर है बच्चों, फेज आपका क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये एयर है। कंपोजिशन इसका देखो क्या होता है, कंपोजिशन आपका चेंज होगा, एक N2 है, O2 है, ये तो डिफरेंट है ना चीज़ें, अगर 2 चीज़ें डिफरेंट है इसका मतलब कंपोजिशन आपका क्या हो जाएगा, 2। तो इस यहाँ से हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, P प्लस एफ, यानी हम क्या रख देंगे, P प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू,
आपका फेज आपने निकाला है 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालनी है। सी क्या होगी आपकी, सी आपकी 2 हो जाएंगी प्लस 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से निकाल लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 में से 1 गया आपका 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया 3 आ गया। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया। तो कभी क्वेश्चन आपको मिक्सर तो देगा, मिक्सर से आप डिग्री फ्रीडम पूछ देगा, तो आप क्या करोगे, N2O2 आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया कंपोजिशंस हो गए, क्या हो गया कंपोजिशन, लेकिन आपका फेज क्या है, सिर्फ एयर फॉर्म में तो ही है, एयरी फॉर्म में है, तो फेज क्या हो जाएगा 1। अगर हम बात करें लास्ट वन जो था आपका एट ए ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, एट ए ट्रिपल पॉइंट, देखो ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया था ट्रिपल पॉइंट पे, एट ए ट्रिपल पॉइंट ठीक है, ट्रिपल पॉइंट पे क्या होता है बेटा, देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, solid, liquid and gases are coexist at a point. Solid, liquid, gases are coexist at a point. देखो यहां पे क्या होता है, सभी जो आपके गैसेस लिक्विड है, ठीक है, अगर मैं ड्रा करता हूं एक, अगर प्रेशर टेम्परेचर ड्रा करता हूं, तो ये आपका क्या होगा ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे आप देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो, इसमें सॉलिड क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों क्या है एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक ही साथ क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप इस पे देखोगे यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं ट्रिपल पॉइंट पर, ठीक है। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ये क्या होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 273 केल्विन। ओके, अगर मैं 1 केल्विन की बात करूं, ठीक है, 1 केल्विन की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 273.16 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो 1 केल्विन बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 273.16 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ओके, बेसिकली मैंने क्या किया है यहीं से सॉल्व किया है, 1 केल्विन की वैल्यू निकाला, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा क्या डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या आ गया 1 डिवाइड बाई 273.16 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से पूछ देता है, क्वेश्चन आपको देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है डायरेक्टली पूछ देता है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, या तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, या आपकी वैल्यू पूछ देगा डायरेक्ट, ठीक है, केल्विन पूछ सकता है,
या तो 1 केल्विन की वैल्यू पूछेगा कितना होगा, तो आप क्या निकालोगे 1 डिवाइड बाई 273.16। ठीक है बेटा, हम लोग ने क्या किया 273, यहाँ पे देखो 273 जो था 0.15 प्लस 0.01 ऐड किया है, तो क्या आया आपका 273.16 केल्विन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। इस पे नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं हम, तो हो जाएगा P प्लस F इक्वल टू C प्लस 2। ठीक है, इसमें फेज कितने हैं 3। क्यों, इसमें सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं। मैंने बोला था सॉलिड लिक्विड गैसेस आर को एग्जिस्ट एट ए वन पॉइंट, तो क्या होता था ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस अगर फेजेस क्या हैं, ठीक है, क्या है आपके 3 है। कौन कौन है, सॉलिड में आपका सॉलिड भी है और लिक्विड है और गैसेस भी हैं। तो आप बेटा यहाँ पे कितने फेज हो जाएंगे 3। ठीक है, कंपोजिशन की बात करते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कंपोजिशन की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर एक ही तो लिक्विड है, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका कंपोजिशन क्या है, वाटर ही है ना। कंपोजिशन क्या है आपका, कंपोजिशन आपका 1 है। 1 क्या है आपका वाटर, यही तो कन्वर्ट हो रहा है आइस में और क्या हो रहा है लिक्विड में और वेपर में। तो आप यहाँ से फॉर्मूला रखोगे तो क्या आ जाएगा, P की वैल्यू आपकी कितनी है 3 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आप निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अगर आ जाए क्या 0, तो एट ए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है कि आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 0। ओके, आपने निकालना भी सीख लिया है। कैसे निकालना आपने, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैसेस एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेज कितने होंगे 3 होंगे। वाटर ही है, वाटर ही कन्वर्ट आइस में हो रहा है। देखो वाटर क्या हो रहा है आइस में हो रहा है, प्लस इसके बाद कन्वर्ट हो रहा है किसमें, आइस के बाद कन्वर्ट हो रहा है आपका, ठीक है, लिक्विड में। और लिक्विड के बाद किस में हो रहा है, स्टीम या वेपर में, या वेपर में। तो है तो वाटर ही है, तो वाटर ही कन्वर्ट हो रहा है आपका। तो कंपोजिशन आपका सिर्फ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जीरो लॉ ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये मेजर क्या करता है आपका, पहले ये जान लेते हैं क्या इसका क्या मेजर करता है। मेजर और करता है टेम्परेचर। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जीरो लॉ टेम्परेचर, ठीक है, विच मेजर, तो आप टिक करोगे क्या टेम्परेचर। क्या क्या आपका मेजर करता है, मेजर क्या करता है आपका जीरो लॉ टेम्परेचर आपका मेजर करता है ओनली टेम्परेचर।
तो बात देखते हैं कैसे क्या करता है, इसका क्या रूल है। देखो कोई बॉडी ए है हमारे पास, ठीक है, और कोई बॉडी बी है, ठीक है। एक बॉडी का ए का टेम्परेचर कुछ है, बी का टेम्परेचर है कुछ, साथ में रखा गया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, अभी मान लो ये क्या है, अलग अलग है टेम्परेचर, क्या है, टेम्परेचर अलग अलग है। एक बॉडी क्या है, सी है, एक बॉडी लेते हैं सी, ये T1 था, ये T2 था, ठीक है, और ये T था मान लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, बॉडी को ए और बी को, बॉडी को दोनों को मिलाकर किसके में रख रहे हैं, साथ में इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ए और बी बॉडी लिया मैंने, ए और बी बॉडी लिया, बॉडी ए लिया बॉडी बी लिया, इसका टेम्परेचर है आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। एक बॉडी की सी के साथ दोनों एक साथ अटैच करके रख दिया, एक बॉडी सी के साथ दोनों अटैच करके रख दिया, इक्विलिब्रियम में रख दिया, तो आप देखोगे एक ऐसा मतलब पॉइंट आएगा, एक ऐसा आ जाएगा आपका पॉइंट जिसमें आपका बॉडी ए और बॉडी बी भी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। बॉडी ए एंड बॉडी बी आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इसका मतलब कहने का ये मतलब हो गया, when a body A and B are in equilibrium when a body A and B are in equilibrium with body C, then A and B body are same in thermal equilibrium, ओके। अगर ए और बी बॉडी को सी के साथ किसी टेम्परेचर में इक्विलिब्रियम रख रहे हैं, तो हम यह कर सकते हैं, या ये होता है कि बॉडी ए और बी भी क्या होगा, सेम टेम्परेचर में होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेम टेम्परेचर में हो जाएगा, सेम इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सेम थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, कौन, बॉडी ए और बी। तो ये होता है आपका जीरोथ लॉ। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, एक डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। जैसे सर जीरो लॉ टेम्परेचर समझ नहीं आया, अच्छा तो इससे हम क्या देखते हैं, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक बंदे को बुखार है, एक बंदे को क्या है, बुखार है, ठीक है, एक बंदे को क्या है, बुखार है। वो जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने क्या करता है, एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर क्या होता है, वो उसको क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है, उसके बॉडी पे क्या करता है, वो अटैच करता है। तो मान लिया जाए एक थर्मामीटर है, एक थर्मोमीटर है, ठीक है, एक थर्मोमीटर है ये, थर्मोमीटर के बीच में एक लिक्विड भरी होती है, आपने देखा होगा, जो क्या होता है, स्केल दिखाता है, वो क्या होता है बेसिकली, इस पर एक लाइनिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 स्केल होते हैं, और उसके नीचे में एक लिक्विड और आता है, जिसमें क्या होता है, वो पारा होता है, या Hg या मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी होता है। तो अब देखो ये बॉडी आपका क्या है, अब देखो ये बॉडी आपका, ये क्या हो गया,
ठीक है। ये बॉडी अगर मैं मान लूँ ए है और ये बॉडी आपका थर्मल जो आपका बी है, ठीक है। ये बॉडी अगर ए है और ये बॉडी अगर बी है और ये बॉडी अगर सी है, ठीक है। अब बॉडी ए और बी को किसके कांटेक्ट में रख रहे हैं? सी के कांटेक्ट में रख रहे हैं, ठीक है। थर्मामीटर के भी आपका देखोगे जो भी ग्लास होते हैं, ये अपर ग्लास है, क्या है? अपर लेयर ऑफ ग्लास, अपर लेयर ऑफ ग्लास है। अब बॉडी बी आपका मरकरी है, ठीक है। उस बंदे को क्या है, ये हीट है, इसको बुखार है, इसको बीच में इसको क्या कांटेक्ट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी ए है मरकरी और क्या है ग्लास है, जो ये आपका थर्मोमीटर है, इसके कांटेक्ट में आता है सी। तो आप कुछ देर बाद टाइमिंग देखते हो, आप कुछ टाइमिंग के बाद देखते हो कि सभी का टेम्परेचर एक स्केल क्या होगा वो, ठीक है। एक एच आपका जो स्केल होगा वो एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर के साथ, क्या होता है एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंड करेगा तो कुछ ना कुछ क्या एक लिमिट आएगी, एक क्या होगा, एक थर्मल इक्विलिब्रियम बनेगा। तो वहां पे आप देखोगे सपोज इसकी बॉडी के टेम्परेचर, सपोज इसकी बॉडी के टेम्परेचर मान लो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप देखोगे जो बॉडी ए और बॉडी बी इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके, सी के। तो एक टेम्परेचर क्या आएगा, स्केल देगा, वो एक स्केल देगा जो मेजर करेगा, ठीक है, एक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उसे क्या बोलते हैं, आपका बॉडी रहेगा टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। जो टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बी बॉडी, टेम्परेचर ऑफ सी बॉडी, ये क्या होगा, सब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ बेसिकली क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। क्या मेजर करता है, टेम्परेचर मेजर करता है, ओके। तो एक एग्जांपल था, मैंने क्या किया उसको अच्छे से समझाया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ओके। अब बात करते हैं वर्क की, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स बॉडी में आपको क्या होगा, एक वर्क कब डिफाइन करेंगे। तो वर्क क्या होता है, अगर मैं बेसिकली बात करें, कोई सिस्टम है उस पर फोर्स लगी पड़ी है, कोई सिस्टम है उससे फोर्स लगी है, उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रही है किसी बॉडी की, ठीक है, इन एनी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहां पे क्या हो रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो कितना आपका, कितने फोर्स पे कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, तो वही तो आपका क्या होता है, वर्क होता है, ओके। आपने किसी बॉडी या कोई बॉडी है आपकी, उस पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहे हो उसके साथ क्या फॉरवर्ड डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, F × D इक्वल टू वर्क होता है, ठीक है। तो ये वर्क क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स है। अब ये वर्क कैसे हो सकता है, जो फोर्स वगैरह हीट जो होंगे आपके किसी वेट के कारण, ठीक है, उसके कारण उसके टेम्परेचर कारण क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितना वर्क करेगा कोई भी सिस्टम, इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क में देखते हैं, तो वर्क में बेटा देखते हैं दो चीज हमें क्या पता होना चाहिए, वर्क डन बाई सिस्टम, और एक लेते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम एंड वर्क डन ऑन सिस्टम। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं पहले ये पता करना चाहिए सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रही है, ठीक है। सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं कि सिस्टम हमें वर्क दे रही है। तो इस केस में देखो कैसे होता है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम आपको क्या वर्क दे रहा है, इसका मतलब आपको वहां पे क्या लेना है, वर्क पॉजिटिव वर्क लेना है। क्या लेना है, वर्क पॉजिटिव वर्क लेने हैं। और किसी सिस्टम पे आप कर रहे हो, अब मान लो कोई पिस्टन सिलेंडर है, अब उस पर तो आप क्या कर रहे हो, वर्क दे रहे हो, दबा रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी। अरे आपकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। अब पसीने पसीने हो जाएंगे क्योंकि वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या है, निगेटिव वर्क है, ठीक है। आपको वर्क दे रहे हैं, आप मतलब क्या रहे हैं, आपकी एनर्जी लॉसेस हो जा रही है, तो आप क्या, निगेटिव वर्क हो रहा है वहां पर। अब वर्क हमको मिल रहा है, ठीक है,
कोई मशीन है, मशीन से हमको वर्क मिल रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें सिस्टम वर्क दे रहा है, तो सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम हमें क्या दे रहा है, पॉजिटिव वर्क देगा, और वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम हमें क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप समझ में आते हैं कि आप बच्चे गलती कर देते हैं साइन कन्वेंशन में, साइन कैसे चेंज करें चीज़ों को लेकर, तो गलतियाँ यहाँ हो जाती हैं। तो हमें ये ध्यान रखने पड़ेगा कि हम क्या कहना, मेरा जो प्रॉब्लम है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। if you look about any question, so please attention the what is the question say, if work done by the system, or the question say the work done on the system, if the question say work done by the system, take a sign a positive, क्या ये साइन है, ठीक है, take a sign a positive, if work done on the system, take a sign as a negative, ओके। तो ये आपका वर्क डन हो गया। तो बेसिकली वर्क डन, जैसे मैं देखूं एक एग्जांपल देखता हूं इसका, वर्क डन पे एक एग्जांपल देखता हूं, तो हम देखते हैं क्या है इस पे, ओके। जैसे मान लिया कि बैटरी है, इस बैटरी से कनेक्ट है क्या आपका, ठीक है, इस बैटरी से आपका कनेक्ट है आपका मोटर, तो मोटर कनेक्ट करते हैं यहां पर, और ये आपका फैन है, क्या ये फैन, और एक सिस्टम और लेते हैं आपका, ये बैटरी है, और बेटा ये क्या है, क्या आपका, और ये आपका मोटर है, ये आपका मोटर है, ठीक है। इस मोटर से एक हम पुली कनेक्ट कर देते हैं, क्या कनेक्ट करते हैं, पुली, ओके। अगर मैं सिस्टम लेता हूं तो हमें एक मान लो बाउंड्री वर्क लेना पड़ता है, हमें मान लिया कि मैंने बाउंड्री वर्क ले लिया, मान लिया एक बाउंड्री वर्क ले लिया मैंने, ये एक बाउंड्री वर्क ले लिया, ये ओके। तो मेरा क्या हुआ, सिस्टम हो गया, एक बाउंड्री वर्क ले लिया मैंने ये, और एक बाउंड्री वर्क ले लिया मैंने ये, ठीक है। अब बैटरी है, बैटरी कनेक्ट है मोटर से, अब मोटर क्या कनेक्ट किससे, फैन से। तो इस केस में आप देखेंगे तो वर्क हमें सिस्टम, अगर मैं बात करूं सिस्टम मेरा ये है, तो वर्क हमें क्या मिल रहा है कि वर्क कर रहे हैं, वर्क हमें मिल रहा है कि वर्क कर रहे हैं। बैटरी ने पावर सप्लाई किया मोटर को, ठीक है, मोटर ने हमको फैन दिया। मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, एयर में हवा दे रहे हो, ठीक है, हवा मिल रहे हैं। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे बेटा, ये देखो बैटरी आपका वर्क कर रहा है, तो वर्क डन क्या सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आपने वर्क यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, आपने वर्क डन उस पर सिस्टम पे कर रहे हो, यानी कि इसका क्या हुआ, आपका निगेटिव हो गया वर्क। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वर्क डन निगेटिव मिलेगा। अगर इसमें अगर रिप्लेस कर देता हूँ फैन को पुली से, तो मैंने पुली पर वेट लगाया हूँ, ठीक है, पुली पे वेट लगाने के बाद मोटर रिमूव हो रही है, मोटर रिमूव करने के बाद पावर सप्लाई आपको कहाँ बैटरी में जा रही, स्टोर हो रही है, ठीक है। अगर मैं डायनामो की बात करता हूँ, तो आप क्या करते हो, उसको वर्क देते हो और आपको मोटर रोटेट करता है, मोटर रोटेट के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती है, बैटरी में स्टोर होती है। तो आप यहाँ पर वर्क क्या कर रहे हो, वर्क डन आप सिस्टम पे कर रहे हो, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। तो वर्क डन ऑफ सिस्टम, तो वर्क डन इसमें देखो क्या कर रहे हो, वर्क डन
ऑन सिस्टम। अगर आप किसी वर्क डन किसी सिस्टम पर वर्क करोगे तो वर्क वहां पे क्या आ जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सॉरी ये तो पॉजिटिव हो जाएगा ना जी, सॉरी, हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, इसका मतलब आप एनर्जी लॉस कर रहे हो, ठीक है। आप किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, आपका एनर्जी लॉस हो रहा है, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा ऑन द सिस्टम, निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, वर्क डन आपकी यहाँ पे क्या वर्क हमें सिस्टम को मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, सिस्टम पे यहाँ पे वर्क मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे अगर मैं हूँ, यहीं पे सोचो अगर मैं आप हो तो आप क्या कर रहे हो, वेट को क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है, घुमा रहे हो, आप वर्क डन कर रहे हो, आपका एनर्जी लॉस हो रही है, वर्क डन आप लेकिन किस पे कर रहे हो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर आप सिस्टम हमको वर्क देगी तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बच्चों इसे एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि साइन कैसे लें सर, ये नहीं समझ में आता कि सर साइन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। तो देखो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, अगर इसे सिस्टम मानते हो, ठीक है, अब ये आपका आउटर पोजीशन है, आप यहाँ पर बैठे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपने बैटरी ऑन किया, मोटर रोटेट किया, फैन रोटेट किया, उसके बाद आपको एयर मिल रहे हैं, ठीक है, आप आराम से क्या कर रहे हो, सो रहे हो। तो आपको देखोगे अगर सिस्टम क्या है, सिस्टम हमें वर्क दे रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है बेटा तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम वर्क दे रहा है तो हम अच्छी बात है, पॉजिटिव है। यहाँ पे देखो आप पुली से क्या कर रहे हो, मोटर को रोटेट कर रहे हो, रोटेट करने के बाद बैटरी आपका स्टोर हो रही है। अब क्या कर रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, ये देखो, तो आप क्या कर रहे हो, इस मोटर के कुछ वर्क कर रहे हो, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ये हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ जाए क्या जाएगा, नेगेटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, यही गलतियाँ होती हैं और क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा गलतियाँ यहीं पर हो जाती हैं, ठीक है। तो साइन वगैरह पर ध्यान रखेंगे, साइन कैसे लेना है तो आप यहीं से ध्यान रख लोगे। वर्क डन की बात कर लिया तो मैंने प्रोसेस में वर्क डन देख लेते हैं, ठीक है। वर्क डन की बात करता हूं मैं, जैसे वर्क डन दिया तो वर्क डन बाय ऑल प्रोसेस, ठीक है। मैं प्रोसेस बोलता हूं यहां पर, बेटा मैं प्रोसेस लिख देता हूं यहां पर, जो प्रोसेस है, कितने वर्क डन हो रहे हैं यहां पर, ठीक है, कितने वर्क डन हो रहे हैं, मैं लिखता जाता हूं प्रोसेस और वर्क डन, मैं लिखता जाता हूं। देखो इसको डिस्क्राइब करेंगे, या तो आप देख लो डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो आप डिस्क्राइब किया, आपको थियोरेटिकल पोर्शन तो पढ़ने नहीं जाता, तो देखो कैसे करते हैं वर्क डन। अगर ये वर्क डन की बात करें हम, प्रोसेस अगर क्या है, आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक है, ठीक है। प्रोसेस 2 आपका क्या है, आइसोकोरिक है, थर्ड आइसोथर्मल है, फोर्थ एडियाबेटिक है, ओके, फोर्थ, और फिफ्थ ले लो आपका पॉलीट्रॉपिक है। ओके बेटा, तो ये 4 प्रोसेस है, इससे क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई प्रोसेस दे रखा है तो वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है, वर्क कितना होगा, और इसमें क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेगा। तो देखते हैं वर्क निकालने का मैंने फार्मूला बताया था। अगर कोई भी अगर क्लोज सिस्टम है, सपोज क्या है आपका क्लोज सिस्टम है, अगर क्लोज सिस्टम है तो वर्क निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, सॉरी बताया नहीं था, तो मान के चलो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी, ठीक है, P इंटू डी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, क्या ये चेंज इन वॉल्यूम,
ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेशर है। ओके, अगर कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, P इंटू डी वी। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करते हो 1 से 2 तक, अगर 1 से 2 करते हो आप सपोज, तो क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। ओके बेटा, ये हो जाएंगे। आइसोबैरिक में प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आपका वॉल्यूम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो V2 माइनस का V आ जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1। आइसोकोरिक में देखते हैं, आइसोकोरिक में वर्क डन आपका निकालोगे तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, P इंटू डी वी 1 to 2। तो देखो वॉल्यूम क्या आपका कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, इंटीग्रेट करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन आप आइसोकोरिक क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ही क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका वॉल्यूम 1 और 2 सेम है, इसका मतलब V1 बराबर V2, तो चेंज इन V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे चेंज इन V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, तो PV क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल क्या है, ये देखो कांस्टेंट प्रेशर है, ये क्या है आपका कांस्टेंट, ये प्रेशर हो गया, ये कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर देखो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या आगे कांस्टेंट है। अब यहाँ पर निकालते हैं W इक्वल टू आइसोथर्मल, देखो PV इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर क्या है आपका, अगर मैं PV इक्वल टू MRD आइडियल गैस इक्वेशन लेता हूँ तो आप देखोगे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, P की वैल्यू निकालेंगे, P की वैल्यू अगर निकालता हूँ C/V, तो C/V की वैल्यू यहाँ P की जगह रखता हूँ, तो dV/d इसको इंटीग्रेट करूँगा तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन में आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा P1V1 ln V2/V1। ओके, ln V2/V1 R क्या, R P1V1 ln, ठीक है, P1/P2। ओके, देखो बेटा कैसे लाया ये मैंने, अगर मैं बोलूँ यहाँ से PV इक्वल टू कांस्टेंट, P1V1 इक्वल टू कांस्टेंट बराबर P2V2, तो V2/V1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू P1/P2। तो V2/V1 की जगह मैंने क्या रख दिया, P1/P2, V2/V1 की जगह P1/P2 रख दिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमें, डायरेक्टली यहाँ से आ गया। हम जानते हैं और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, और भी तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे P1V1 इक्वल टू MRT। ओके, P1V1 इक्वल टू MRT1 बराबर P2V2, then work done by the isothermal process is P1V1 ln V2/V1, or you can say the P1V1 ln P1/P2। ओके, तो P1V1 और P2V2 में देखो रिलेशन कैसे आए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ से आपको बता दिया था। इन केस अगर मैं आपको टेम्परेचर के फॉर्म में पूछा, P1V1 की जगह MRT1 लिख सकते थे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अगर मैं चेंज करूँ यहाँ पर, ओके, तो ये हो जाएगा R MRT
कांस्टेंट टेम्परेचर है जी mRT ln, ठीक है, V2/V1 और यू कैन से P2/P1। तो आप जैसे भी क्वेश्चन के आप अकॉर्डिंग आपकी डिमांड होगी आप वैसे ही फॉर्मूला क्या करेंगे, पुट करेंगे और वैल्यू आप निकालोगे वर्क डन का, ठीक है। एडियाबैटिक के वर्क डन निकालते हैं। एडियाबैटिक का वर्क डन क्या निकालेंगे, P1V1 माइनस P2V2 गामा -1। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, PV की टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, PV इक्वल टू गामा, PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V टू पावर गामा, सॉरी अब ये वैल्यू निकालोगे, P की वैल्यू निकालोगे तो C डिवाइड बाई V टू पावर गामा। ये वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू ये आ जाएगा वर्क डन। तो अब मैंने फार्मूला दिखाया है क्योंकि डायरेक्टली फार्मूला आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। पॉलीट्रॉपिक के प्रोसेस बता रहे हैं। पॉलीट्रॉपिक में देखो क्या होता है, पॉलीट्रॉपिक बेसिकली क्या होता है, ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक में W की वैल्यू क्या होगी आपकी, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n-1। बेसिकली n आपका क्या होता है, जनरली में देखते हैं हम लोग, ठीक है, 1 और गामा के बीच में वैल्यू होती है। तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई n-1, ठीक है। P आपका प्रेशर है, ठीक है, P आपका क्या है जी, प्रेशर है, P आपका क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है, एंड V क्या आपका वॉल्यूम है। P आपका प्रेशर है, V क्या है आपका वॉल्यूम है। तो आप किसी भी प्रोसेस का वर्क डन निकालना हो तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको रट्टी होनी चाहिए फार्मूला। आइसोबैरिक में आपका क्या होता है, P इंटू डेल बी, ठीक है। W क्या होता है इसमें, आइसोकोरिक में 0 होता है। एक आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसका वर्क डन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो आपका क्या वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है जी, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो W इक्वल टू P1V1 ln V2/V1 इक्वल टू R P1V1 ln P1/P2, ठीक है। इसको मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। एडियाबैटिक में प्रोसेस में आपका एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, PV टू पावर गामा, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्या होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, आप इसको सॉल्व करोगे तो एडियाबैटिक का वर्क डन आ जाएगा P1V1 माइनस P2V2 बाई गामा -1। अगर बेटा बात करें अगर पॉलीट्रॉपिक की, पॉलीट्रॉपिक का सेम आपका फंक्शन होता है, जहाँ गामा की होती है, ठीक है, यहाँ वैल्यू n आता है। n की वैल्यू मैंने बोल दिया है कि जनरली क्या होता है ये आपका, ठीक है, एक और गामा के बीच में होता है तो n की वैल्यू होता है, ओके। तो ये रहा आपका वर्क डन। अगर इसको डिस्क्राइब करें, अगर पीवी डायग्राम में डिस्क्राइब करें, जैसे मैं बोलूं आइसोबैरिक को, आइसोबैरिक बोलूंगा प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलता हूं। अगर मैं पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो क्या दिखेगा, ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम कर्व हो गया। तो क्या कांस्टेंट होता है हमारा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो प्रेशर क्या होता है, थ्रू आउट द क्या होगा आपका, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं दूसरा बात करता हूं आइसोकोरिक की, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, V इक्वल टू C, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर मैं इसको पीवी डायग्राम में ड्रॉ करूं तो पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना जी, प्रोसेस 1 to 2, ठीक है, यहां ले लो 1 और प्रोसेस 2, ठीक है बेटा। हम आइसोबैरिक प्रोसेस ड्रॉ कर दिया, आइसोकोरिक प्रोसेस ड्रॉ दिया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अगर मैं ड्रॉ करूं आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं ड्रॉ करूं आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं ड्रॉ करूं आइसोथर्मल प्रोसेस,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सेम होता है आपका, टेम्परेचर सेम होता है। क्या सेम होता है, टेम्परेचर सेम होता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब आप देखोगे, इसका मतलब अगर मैं आइडियल इक्वेशन लिखता हूँ पी वी इक्वल टू एम आर टी, तो टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया, एक हाइपरबोलिक इक्वेशन हो गया। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ 1 2 प्रोसेस, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं ड्रॉ करता हूँ एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक में आपका क्या है, हीट फ्लो आपका जीरो होता है, ओके, हीट फ्लो क्या होगा आपका, चेंज इन हीट फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, अगर इसको पीवी डायग्राम में ड्रा करता हूं, तो पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब मैं ड्रा करता हूं, तो ये भी आपका क्या स्लोप मिलेगा एक, ओके, 1 2। तो आप पीवी डायग्राम में ड्रा करते हो, तो ये हो जाएगा पीवी टू पावर गामा। अगर मैं पॉलीट्रॉपिक की बात करूं बेटा, अगर मैं पॉलीट्रॉपिक की बात करूं, तो पॉलीट्रॉपिक की बात करता हूं, तो इसमें जो होती है आपकी वैल्यू, एन की वैल्यू लगभग आपके जनरली 1 टू गामा के बीच में होती है, जनरली क्वेश्चन जो होते हैं। अगर मैं पीवी डायग्राम में ड्रा करूं, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, कर्व होगी, स्टिपर 1 to 2, ठीक है, पीवी टू पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो मैंने डिफरेंट प्रोसेस थे, डिफरेंट प्रोसेस को मैंने क्या एक डायग्राम में ड्रा किया। अब इसको एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, एक साथ देख लेते हैं। एक साथ देख लेंगे तो क्या होगा, एक इजी अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, मिल जाएगा हमको समझने में। अगर मैं बोलूँ पीवी डायग्राम में ड्रा करता हूँ सभी प्रोसेस को, पीवी डायग्राम में ड्रा करता हूँ सभी प्रोसेस को, उससे पहले एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूँ, अगर मैं आइसोथर्मल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं आइसोथर्मल की बात करूँ, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब देखो, इसको मैं डिराइव करता हूँ, अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ, P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी पी बाई डी वी, डी पी बाई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। जो ये क्या आपका स्लोप है, ये क्या हो गया, स्लोप हो गया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का स्लोप, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का स्लोप हो गया आपका डी पी अपान डी बी माइनस पी बाई वी। अगर मैं एडियाबेटिक की बात करता हूँ, यहीं पर एडियाबेटिक की बात करता हूँ, एडियाबेटिक की बात करता हूँ, तो पी वी टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिराइव करते हैं पी, अगर इसको डिराइव करते हैं गामा वी टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी प्लस वी टू पावर गामा टू डी पी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी पी बाई डी वी, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो गामा सॉल्व करोगे माइनस पी बाई वी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, आप ये देखोगे, ठीक है, लुक एट दिस फार्मूला, del p by del v, this is slope of the PV diagram, it will be give minus p by v, and adiabatic process, the slope of the PV diagram, it will be give gamma times p by v। सो आप ये देख रहे हो कि जो इसका स्लोप है, एडियाबेटिक का स्लोप है, ठीक है, वो गामा टाइम्स ज़्यादा है किसका, अगर मैं बोलूँ स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, या कह लो आप डी पी बाई
dV एडियाबेटिक वो गामा टाइम्स है किसका, dP बाई dV आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसका मतलब ये होगा, इसका स्लोप आपका एडियाबेटिक का स्लोप क्या होगा, मोर स्टीपर देन होता है किससे, आइसोथर्मल। तो अगर मैं बात करूं प्रोसेस 1 to 2 की बात, ठीक है, अगर मैं बोलूं ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, अगर ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये क्या होगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपका अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये क्या होगा आपका एडियाबेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप देखोगे जो स्लोप है, ठीक है, प्रोसेस 1 ये मान लो 2 है, ये 2 डैश है, तो आपका स्लोप जो है, ठीक है, एडियाबेटिक का स्लोप क्या है, मोर स्टीपर है देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। दिख रहा है आपको, एडियाबेटिक का स्लोप जो है, एडियाबेटिक का स्लोप ये है, मान लो स्लोप ये है, लेकिन इसका स्लोप आप देखोगे मोर स्टीपर है। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि एडियाबेटिक स्लोप इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल, तो आप यहीं लिख लो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। ओके, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। तो ये प्रोसेस आप देख लेना, इसको हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखोगे अगर मैं सभी प्रोसेस को एक साथ ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये आपका प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट सपोज लो PV टू पावर K इक्वल टू C, ओके, PV टू पावर K इक्वल टू C, तो आप देखोगे K की वैल्यू अगर आपका K की वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो गया, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट। K की वैल्यू आपकी 1 है, तो प्रोसेस क्या हो गया, T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, K की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। K की वैल्यू 1.4 है, तो ये हो जाएगा एडियाबेटिक। अगर K की वैल्यू सपोज आपकी वैल्यू 1.3 है, तो क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक। तो ये डिफरेंट टाइप का वैल्यू अब K रख रहे हैं आपसे, देखेगा जाए, ठीक है। अब K की वैल्यू मैंने क्या रखा है यहाँ पर, 0, तो प्रेशर कांस्टेंट मिला हमें, ठीक है। अब K की वैल्यू मैं ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ठीक है।
टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, एडियाबेटिक, के की वैल्यू अब क्या आ गई यहाँ पर, के की वैल्यू 1, पॉलीट्रॉपिक के की वैल्यू 1.4 या गामा, के की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर इनफाइनाइट, ठीक है, ये n हो जाएगा 1 से गामा के बीच में, ठीक है, के की वैल्यू n। देखो अगर मैं सभी एक्सपेंशन प्रोसेस ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, देखो पी वी पावर के इक्वल टू सी, तो के की वैल्यू मैंने जीरो रखा था, अगर के की वैल्यू जीरो रखोगे तो वी टू पावर जीरो इक्वल टू 1, पी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन में कभी ये पूछा जाता है कि के की वैल्यू दे रखा, के वैल्यू जीरो देगा तो प्रोसेस कौन सा होगा, तो आप क्या टिक करोगे, ठीक है, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर पी वी टू पावर के इक्वल टू, अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखा था, वी टू पावर इनफाइनाइट, आपकी वैल्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके, जीरो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वी के की वैल्यू आप क्या देखोगे, रखते जाओगे, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सभी प्रोसेस को क्या किया, पीवी डायग्राम पे ड्रॉ कर दिया है। आप जैसे क्वेश्चन में कभी आपको प्रोसेस कभी दे दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, इसे इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सी प्रोसेस है, क्या कांस्टेंट है, ठीक है। के इनफाइनाइट दिया है तो आप डाल दोगे कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, के इक्वल टू जीरो तो आइसोबैरिक है, के इक्वल टू 1 है तो आइसोथर्मल है। तो आप डिफरेंट प्लाट है। और मैंने ये भी बता दिया कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका जो डायग्राम, इसका स्लोप है, ठीक है, और इसका एडियाबैटिक का स्लोप है, तो एडियाबैटिक का स्लोप मोर स्टीपर होता है, मतलब कि मोर झुका हुआ होता है देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके ओके स्टूडेंट, आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। अगर पसंद आए वीडियो आप तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।